नमस्कार, दिल्ली एनसीआर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक को भारत रूस संबंधों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बैठक के दौरान आपसी सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ वैश्विक मुद्दों पर साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वयं सिद्धा 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला प्रतिभाओं को सम्मानित करना था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता थीं, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए छात्राओं और शिक्षिकाओं को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं समाज की रीढ़ हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अभूतपूर्व है। उन्होंने उपस्थित छात्राओं से आह्वान किया कि वो आगे बढ़ें, नेतृत्व करें और देश के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं। जब मैं अलग अलग दिल्ली के कॉलेजेस से आई हुई अपनी इन गर्ल्स स्टूडेंट्स को देख रही हूं, तो मुझे इनमें कहीं कहीं रेखा गुप्ता बैठी हुई दिख रही है। वो ढीली ढाली पैंट, वो लड़कों वाली शर्ट पहन करके जिसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, जिसको केवल इतना पता था भी कॉलेज में है, सहेलियों से ज्यादा किसी से कोई मतलब नहीं, क्लास में गए, पढ़ाई कर ली, कॉलेज की कैंटीन में बैठ के चाय समोसा खा लिया, अंताक्षरी खेल ली, स्पोर्ट्स में चले गए, यू स्पेशल में बैठे घर वापस आ गए, सोए, खाया पिया, दिन गुजर गया। कब उस एक बेबाक बेफिक्र लड़की से मैं चलते चलते इस सफर पे आ गई, मुझे नहीं पता। यहां बैठी हुई एक एक बच्ची, लड़की, युवा, युवती जिसे हम बोले, क्योंकि अभी यहां पे फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं बोल रहे थे। मैं कहा आधे तो नारे भी नहीं लगा रही, वो कह रही हम नारी नहीं है, हम तो भी आर गर्ल्स। शब्द भारी है, पर ये एक जेंडर है। उस जेंडर को प्रोनाउंस करने की यस वी आर वुमेन, और वुमेनहुड को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज इस मंच से मुझे अपनी उस कहानी को बताने का मौका मिल रहा है कि कैसे, जो मैंने बताया कि एक बेफिक्र लड़की जिसने कभी ना कभी कोई बड़ा सपना देखा, ना कभी सोचा कि मैं क्या ही बनूंगी, कुछ ऐसा बड़ा बनने का सोचा भी नहीं कि डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, क्या करूंगी, कुछ नहीं सोचा। घर में ऐसा माहौल भी नहीं था कि हां मैं कुछ जॉब करूंगी। पिताजी कहते थे जॉब नहीं करनी बेटा, क्या जरूरत है जॉब करने की। मां कहती थी शादी करेंगे बस। और कैसे मेरा संपर्क हुआ एबीवीपी से। मैं कॉलेज में आई, कुछ लोग स्वागत कर रहे थे, वेलकम कर रहे थे फ्रेशर्स का, तिलक लगा रहे, रोजबर्ड दे रहे, कुछ रैगिंग से बचा रहे कि किसी की रैगिंग ऐसी ना हो जिससे कि कुछ हार्श वो ना हो। तो मैं देख रही कि कुछ लोग हैं जो एबीवीपी का बैच लगा के मदद कर रहे हैं। मैं कहा अच्छा ठीक है, गुड, होंगे कोई, आई डोंट नो। और धीरे धीरे मुझे पता चला कि एबीवीपी है क्या। तो उन्होंने कहा कि भाई एक एनजीओ है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और जब कहीं कुछ गलत होता है तो ये लोग आ जाते हैं। अच्छा, अच्छी बात है, भी कुछ गलत होता आ जाते हैं और मदद करते हैं बच्चों की। कोई स्टूडेंट्स के एडमिशन में मदद करते हैं, उनको प्रोसीजर में मदद करते हैं, कोई और प्रॉब्लम हो तो मदद करते हैं, यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई इश्यू हो तो मदद करते हैं। मैंने कहा अच्छे लोग हैं। उन्होंने कहा भी एबीवीपी का मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आप बनोगी? मैं कहां बन जाती हूं, और मैंने मेंबर बन गई। इस बीच में हमारे कॉलेज में, दौलत राम कॉलेज में एक स्ट्राइक हुई। स्ट्राइक ऐसी कि महीनों तक कॉलेज बंद हो गया, स्टडीज बिल्कुल पैक। तो अब स्टडीज पैक तो कौन क्या कर सकता है,
अब हमारे तो ध्यान में भी नहीं कि क्या कर सकते हैं हम। तो कुछ एक्टिव स्टूडेंट्स ने मोर्चा संभाला कि नहीं, ये नुकसान है बच्चों का, पढ़ाई होनी चाहिए। हम आखिर कॉलेज में आए हैं, 6 महीने गुजर गए, साल हो जाएगा, पढ़ाई करानी चाहिए, क्या इश्यू है, इसे रिजॉल्व होना चाहिए। उस स्टूडेंट का ग्रुप बना, वो कभी यूनिवर्सिटी के वीसी से जाके मिलते थे, कभी डूसू के लोगों से जाके मिलते थे। उस ग्रुप में जैसे आज आप में से बहुत सारी लोग अपनी फ्रेंड के कहने पे आई होगी, कहां जा रहे हो, चल 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 कोई नहीं, थोड़ी देर होके आएंगे, मिल के आएंगे, आ जाएंगे। फिर आते हुए ना एक काम करेंगे, कमला नगर रुकेंगे, थोड़ा शॉपिंग करेंगे, भेलपुरी खाएंगे और फिर घर चलेंगे। है कि नहीं है? अपनी फ्रेंड के कहने से कितने लोग आए हैं? जरा हाथ ऊंचा करो भाई। बहुत सारे। कि सहेली ने कहा कि चल, तो हम चल पड़े। तो मेरी भी ऐसे ही कुछ सहेलियां बनी। उन्होंने कहा कि भाई कॉलेज की स्ट्राइक तोड़नी है और हम सब जाए। एक बार 2 बार गए, इशू के साथ जुड़ गए, इशू के साथ जुड़ के लगा कि भाई सच में ये तो गलत है। फिर स्ट्राइक पे बैठे, हमने भी, स्टूडेंट लोगों ने स्ट्राइक करी कि नहीं, हमारी पढ़ाई गलत हो रहा है, हमारा स्टडी लॉस हो रहा है और हमें मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। फिर डूसू पता चला कि डूसू क्या है। तो पता चला कि डूसू एक ऑफिशियल बॉडी है, जो स्टूडेंट लीडर है, जो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टूडेंट की प्रॉब्लम पे काम करते हैं। हम उनसे जाकर के मिले और उस समय मोनिका अरोड़ा जी प्रेसिडेंट होती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भी ये भी बड़ी अच्छी बात है कि स्टूडेंट की कोई सुनने वाला तो है। हमने उन्हें अपना प्रॉब्लम बताया कि हमारे कॉलेज का स्ट्राइक खत्म नहीं हो रहा है, इसको बात करना चाहिए, मीडिएट करना चाहिए। और उस ग्रुप में मैं बड़ा एक्टिवली लगी और धीरे धीरे एक्टिव होते 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 मुझे लगा कि जब कोई व्यक्ति किसी इश्यू के साथ जुड़ता है और उसमें अपना रोल प्ले करता है तो उसका समाधान भी होता है। और वो इश्यू हमारा रिजॉल्व हो गया, स्ट्राइक खत्म हो गई, टीचर्स पढ़ाने आ गई। मुझे लगा कि भाई वाह, हम लोगों ने थोड़ा सा एक्टिव हुए तो ये महीनों पुराना, मतलब पूरा 1 साल दौलत राम कॉलेज में उस समय स्ट्राइक थी और हमारे इन्वॉल्व होने से स्ट्राइक खत्म हो गई। यानी कि हम कुछ करना चाहें और थोड़ा सा भी मूव ऑन करें तो इश्यू रिजॉल्व हो सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने एबीवीपी ज्वाइन करी, मैंने अपना कॉलेज का जो यूनियन था उसमें मैंने इलेक्शन लड़ा और बन गई छोटी मोटी नेता। अपने कॉलेज के इश्यूज के लिए काम करना शुरू किया। अपने कॉलेज में फेस्टिवल होता था, उसके ऑर्गेनाइजेशन में, बाकी चीजों में, कॉलेज के बच्चों का छोटा प्रॉब्लम होता था, उसको सॉल्व करने लगे। अच्छा लगने लगा, अपने आप में ये महसूस होने लगा कि हम प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं हैं, हम सॉल्यूशन गिवर हैं। हम सॉल्यूशन गिवर भी हो सकते हैं, एक अंदर से फीलिंग आने लगे। और उस सॉल्यूशन गिवर, छोटी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन गिवर, थोड़ी उससे बड़ी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन गिवर, फिर उससे बड़ी सॉल्यूशन गिवर, ऐसे ऐसे मुझे लगा कि मैं सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती चली गई। कहीं कॉलेज के लोगों की बात सुनती थी, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गई। मैं पहली ऐसी स्टूडेंट, मुझे लगा कि मेरा तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, कैसे मैं डूसू का इलेक्शन लड़ गई, कैसे पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जनरल सेक्रेटरी बनी, फिर प्रेसिडेंट बन गई, कैसे मैं लाखों स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेटिव हो गई, कैसे छोटा से छोटा गांव से आया हुआ बच्चा भी मुझे आकर के मिलता था और वो बताता था कि दीदी मेरा ये प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व कीजिए। और मैं थोड़ा सा प्रयास करती थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे लगा कि ये काम अच्छा है। आप टेबल के उस तरफ नहीं है, आप टेबल के इस तरफ हैं, जो सॉल्यूशन देता है, जो सिस्टम को बदल सकता है, जो सिस्टम को ठीक करने के लिए काम कर सकता है। और वहां से शुरू होकर के धीरे धीरे चलते चलते एक सिंपल, एक छोटे से परिवार की बच्ची कॉलेज से जुड़ी और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बन पाई। हर एक युवती जो यहां बैठी है, उसके 2 फेजेस हैं। एक, वो अपने आप को बहुत छोटा दिखाती है अपनी मां के सामने, अपने घर में, कि उससे छोटा कोई है ही नहीं, पानी का गिलास भी नहीं वो रख सकती, खाना भी मां ही बनाएगी, वो बताएगी भी नहीं क्या खाना है, बस आप देख लो, कुछ भी
पर अच्छा सा। दिल्ली में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष चरती लाल गोयल की 98वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य नेताओं ने कार्यक्रम में शामिल होकर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने चरती लाल गोयल को एक दूरदर्शी नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर उन्हें नमन किया। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संदेश में कहा कि स्वामी प्रभुपाद जी ने ईश्वर भक्ति को एक वैश्विक आंदोलन का स्वरूप दिया। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता और भागवत के दिव्य संदेश को सीमाओं से परे ले जाकर पूरी मानवता के हृदय में भक्ति, करुणा और प्रेम का दीप प्रज्वलित किया है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनके द्वारा स्थापित इस्कॉन आज भी विश्व भर में सनातन धर्म की अमर ज्योति बनकर लाखों करोड़ों लोगों को सदाचार के पथ पर अग्रसर कर रहा है। चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट 2025 का आगाज हो चुका है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई देशों के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया। सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत से पहले सभी नेताओं ने एक साथ मंच पर आकर फैमिली फोटो के लिए पोज दिया और इस समिट के दौरान सदस्य देश क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और वैश्विक चुनौतियों से निपटने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रोहिणी सेक्टर 17 से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और सास की धारदार हथियार से हत्या कर दी और 2 नाबालिग बेटों को लेकर गायब हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपित इस बात से नाराज था कि 2 दिन पहले बेटे के बर्थडे पर ससुराल पक्ष ने अच्छा गिफ्ट नहीं दिया और इसी बात को लेकर हुई तकरार के बाद दोनों की हत्या कर दी। तो दिल्ली पुलिस ने प्रिया के पति योगेश सहगल को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। बड़े लड़की की उम्र 15 वर्ष और छोटे की 12 साल बताई जा रही है। बताया जाता है कि योगेश सहगल पेशे से ज्वेलर है। ताला फोड़ के अंदर घुसे तो अंदर वाला गेट भी बंद था, पूरा घर फैला हुआ था, कांच सब कुछ टूटा हुआ था। उसके बाद जैसे हम लोग अंदर घुसे देखा तो अंदर दोनों था। जब मैंने मम्मी को उठाया, हाथ में उठाया तो पूरा उसमें क्या कहते हैं यहाँ पे चाकू मारा हुआ था और चाकू पता नहीं भगवान जाने क्या हमारे यहाँ मारा हुआ और यहाँ मारा हुआ है। यहाँ से पूरा खून निकल रहा है, यहाँ से पूरा खून निकल रहा था। उसके बाद हमने पुलिस को कॉल कर लिया। बस अब वो फरार है आपका जीजा? जी फरार। बच्चे उसके साथ है, दोनों बच्चे। पता नहीं बच्चों के साथ क्या करा क्या नहीं करा। एक बार थाने जाके बोल रहा है, थाने भी जाके गया है, वो थाने भी होकर आया है और वो ये बोल रहा है मुझे पीटती थी मेरी सास और माँ से बोल के आया है और वहाँ से फिर भाग पुलिस गया। वालों को जब फोटो दिखाई पुलिस वाले तो भी थाने में था, फिर वहां से भाग चुका था। इतने में सारे वो लोग ढूंढने गए हैं उसको। हाँ उसकी फोटो है ना। जी हाँ, वारदात के बाद आ गए। बच्चे कह रहे हैं कि एक बच्चा यहाँ से, बच्चे एक तो गायब है, एक बच्चा कह रहे, पड़ोसी कह रहे कि एक बच्चे के साथ नीचे से उतरा है वो, बाकी दूसरा बच्चा पता नहीं कहाँ है, उसके साथ है कहाँ है कुछ नहीं पता अभी। दिल्ली के शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र स्थित दौलतपुर इलाके की झुग्गियों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि मिनटों में फैल गई और अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए झुग्गियों से बाहर भागे। मिली जानकारी के अनुसार आग लगते ही इलाके में भगदड़ मच गई। झुग्गियों में रहने वाले लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर शहर निकले और कोशिश की कि जितना सामान बचाया जा सके बचा लिया। हालांकि तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते आसपास की 40 से 45 झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। जैसे ही दमकल विभाग को आग की सूचना मिली तो तुरंत 5 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल गाड़ियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यहाँ पे आग लगी तो हम समझते मतलब कहीं पीछे से आग उठी थी, हल्का फुल्का धुआं, तो हम सोच रहे थे मतलब वैसी आग है। जब हमने देखा यहाँ पर आग बहुत खतरनाक लग चुकी थी और जहाँ में जो मतलब चोट वगैरह लगी है, बच्चे निकल आए हैं, सब बच गए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। बस इतना है कि सब भाइयों का नुकसान और बहनों का सबका नुकसान हो गया है। यहाँ पर सबके जो दिक्कत हुई है इस चीज को बहुत खतरनाक वाली दिक्कत हो गई। यहाँ पे बहुत खतरनाक वाली आग लगी थी उस टाइम पे, यहाँ पे ब्लास्ट से हो रहे थे। ये झुग्गियों में आग की सूचना मिली हुई थी तो पहले 5 गाड़ी भेजी गई, उसके बाद झुग्गियों को
ये देखा गया कि भाई आग बढ़ सकती है, तो फिर टोटल 9 गाड़ियां आई हैं और आग पे काबू कर लिया गया। कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है। ये झुग्गियों में आग थी, जो इनका घरेलू सामान है उन्हीं में आग थी। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है तो पुलिस बताएगी, हमारा काम होता है आग बुझाना, हमने आग बुझा दी है। टोटली कोई कैजुअलिटी नहीं है। दिल्ली एनसीआर की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या रंग खिला